हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि आपका 9 अक्टूबर को जो जियोग्राफी का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वीवीआई एमसीक्यू, जो आज मैं आप लोगों के सामने बेहतरीन तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपको बता रहा हूं सेट 1। अगर आप लोगों का कमेंट का डिमांड हुआ है सर हम लोगों को इसी तरह से सेट 2 और सेट 3 भी प्रोवाइड करें, मैं आप लोगों को इसमें 3 से 4 सेट प्रोवाइड करूंगा, जहां पे आपको 2 सेट मिलेगी ऑब्जेक्टिव और 2 सेट मिलेगी आप लोगों का सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब होता है आपका, याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को जिस तरह से एमसीक्यू करवा रहे हैं इसी तरह से सब्जेक्टिव भी करवाइए, तो आप लोग दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। और हाँ, मैं बता दूं, याद रखिए ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी। ऐसा नहीं है सिर्फ कि हमारे जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो रहा है सिर्फ उन्हीं के लिए, ऐसा नहीं है। आपका जो 2024 में एग्जाम होने वाले हैं उनमें उनके ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप जैसे ब्लूप्रिंट का एग्जाम देने के लिए घर से निकलेंगे तो आपके सामने ना, याद रखिएगा, 3 तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले 10 क्वेश्चन होगा आप लोगों का, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हो गए, इधर मैं क्वेश्चन का नंबर लिख रहा हूं, इधर आपका मार्क्स लिख रहा हूं। ठीक है, 2 क्वेश्चन होगा आपका 2-2 नंबर का, तो बोल सकते हैं यह क्या हो गया, 4 क्वेश्चन। फिर याद रखिएगा 2 क्वेश्चन होगा आपका 3 मार्क्स का, यानी बोल सकते हैं सर 6 मार्क्स का, यानी टोटल बोल सकते हैं सर 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा, यानी टोटल मैं बोल सकता हूं, याद रखिएगा, 10 मार्क्स का। यानी आप टोटल जब इसको ऐड करेंगे हम लोग तो आएगा आपको 40 मार्क्स का। पहले भी एग्जाम होता था और 40 मार्क्स का अभी भी एग्जाम होगा, बस डिफरेंट ये है कि पहले आपका 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, आज आप लोगों को पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आप लोगों का भी, याद रखिए 10 क्वेश्चन जो आपका 20 मार्क्स का होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अभी आप लोग जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो आप लोग एग्जाम होने वाला है ब्लूप्रिंट का सारा आप लोग का एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव प्लस आपका सब्जेक्टिव भी होगी। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और हाँ, अगर आप लोग मंडे को आंसर की सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे। चलिए, पहला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा 100% ये आपके पेपर के रिगार्डिंग सिलेक्टेड होगी। ठीक है, 2 देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या बोलते हैं? ये सब जो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे पहले प्लेटफॉर्म मतलब मिसाइल क्लासेस के ऐप को जो ज्वाइन किए हैं उन लोगों ने ये सब क्वेश्चन जो है ना, आप लोग पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको थ्योरी लेक्चर पढ़ाया था, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ, बस आप लोगों को रिविजन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बोलेंगे सर जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे है सर? बोलेंगे स्विट्जरलैंड है। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहें, जो क्वेश्चन आता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आता उसको नोट डाउन करते रहेंगे। बस टारगेट बना के रखिए कि 40 मार्क्स को जो हम लोग का एग्जाम होने वाला है, 40 में से 40 मार्क्स एकदम चुटकी में लाना है, चाहे जैसा भी हो जाए। ठीक है, उसके मेहनत करवाने के लिए मिसाइल क्लासेस आप लोगों के सपोर्ट में, टेंशन नहीं लेना है। संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, तो बताएंगे सर विस्तृत पतन के रूप में। कौन से पतन के रूप में? विस्तृत पतन के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो बताएंगे सर यूरोप में सबसे ज्यादा जो है ना, यूरोप में प्रवाह होता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रवाह का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, कि उनसे होकर गुजरता है विश्व व्यापार, याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताएंगे, मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी जैसे भारत का राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? हमारा नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य है? यहाँ पे ओपेक जो आप लोगों को मैंने बताया था ना, बहुत सारे संगठन है, नाटो, सिंटो, सीटो, और जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं उन लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं दक्षिण अमेरिका किसमें ओपेक जो है किसका सदस्य है? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। क्या होगी? वेनेजुएला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस, मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्लास को बहुत अच्छी तरह से देख रहे होंगे और इस बार टारगेट बना के रखिए 90% मार्क्स का। निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियान का सदस्य देश है? तो आसियान का सदस्य देश अगर आपसे पूछा जाएगा तो ब्रुनेई। क्या हो जाएगी? ब्रुनेई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, निम्न व्यापार समूह में से भारत किसका एक सदस्य है? तो भारत जो है ना, जो इसमें से 4 जो आपका व्यापारिक समूह दिया गया है, जैसे सफ्टा, आसियान, ओसीडी, ओपेक, तो इसमें आपको बताना भारत किसका सदस्य है? तो बोलेंगे सर सफ्टा का। याद रखिए क्या होगे? सफ्टा, नाटो, सिंटो, सीटो, गेट, टेट, मैंने ऑलरेडी ये सब आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ठीक है,
और कोई स्टूडेंट अगर क्लास करना चाहते हैं तो जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में और सर्च करें मिसाइल क्लासेस, और सर्च करने के बाद उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद वहां पे आर्ट्स का एक स्पेशल कोर्स नजर आएगा जिसका फी होगी आपका ओनली फॉर, याद रखिएगा, 399 रुपीज में आप आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर सकते हैं, जहां पे आपका थ्योरी लेक्चर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा का सारा चीज आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, कोलंबिया और माजिल में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होती है? तो मैंने आपको बताया था ना, कहाता। क्या हो जाएगी सर? कहाता। मैं कहाता का पिक्चर भी आप लोगों को दिखाया था। अगला प्रश्न यहाँ पाते सर, क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो बताएंगे सर वो होगा मलेशिया। क्या हो जाएगी सर? मलेशिया। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर आपसे अगला पूछा जाएगा सर 11 नंबर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने बताया था अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है ना 2 प्रकार का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2024 में, सच कह रहा हूं, ये डायरेक्टली आपके पेपर में छपेगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर की चाहते हैं, मंडे का आप लोग क्वेश्चन का आंसर की भी चाहते हैं तो याद रखिएगा आप लोग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। क्वेश्चन है कि 1996 में कुल विश्व निर्यातक को कितने प्रतिशत भाग सेवा का था? तो बोलेंगे सर 25%। कितना भाग? 25%। किसके अनुसार? तो बोलेंगे 1996 के अनुसार। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं? तो बताएंगे सर आंतरिक पतन। क्या बोलेंगे सर? आंतरिक पतन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? कोई भी दिक्कत होगी आप लोग बताएंगे, टेंशन ना ले, बस दिल लगाकर पढ़ें, क्योंकि ये समय आप लोगों के लिए सोना है। सोना मतलब हीरा है, हीरा मतलब आप लोगों को पता ही, जवाहर जिसको हम लोग बोलते हैं। इस तरह से आपका समय अभी गुजर रहा है। बस मेरे प्यारे इस समय का आप लोग सदुपयोग करें। अपना समय किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी फ्रेंड को, किसी भी रिलेशनशिप को, किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ना दें, लेकिन बाद में अगर आप इस समय को आप दे रहे हैं किसी को, तो बाद में आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा जिस दिन आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगी। बस आपके ऊपर डिपेंड है आपको समय को कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 14, माराकाइबी पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? मैंने आपको बताया था वेनेजुएला में था। कहां पे? वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। सर क्वेश्चन नंबर हमसे अगला पूछा जा सकता है, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को कहते हैं हम लोग व्यापार संतुलन। याद रखिएगा, आयात और निर्यात के बीच के जो डिस्टेंस होती है हमको बोलते हैं क्या? व्यापार संतुलन। इसका परिभाषा को हम लोग बोलते हैं व्यापार संतुलन। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेशम मार्ग नबी दूर के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है कश्मीर को कन्याकुमारी से। याद रखिएगा, कश्मीर को कन्याकुमारी से। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनी है मैं वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो इथोपिया की राजधानी में बाद में बताऊंगा। कैनबरा कहां की राजधानी है? तो बोलेंगे सर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। याद रखिए, ठीक है। नैरोबी कहां की राजधानी है? सर कनाडा की राजधानी नैरोबी है। लेकिन आपसे पूछा गया किसकी राजधानी? इथोपिया। तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होगा आदिस अबाबा। क्या हो जाएगा सर? आदिस अबाबा। जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका एक कंट्री है ना, ठीक इसी तरह से याद रखिएगा इथोपिया एक हमारे वर्ल्ड का एक कंट्री है जिसका राजधानी कहाँ है? आदिस अबाबा। ठीक है, चलिए सर अगर हमारे पेपर में अगला क्वेश्चन आने की संभावनाएं हो सकती है, ओपेक का सदस्य नहीं है। इसमें से 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ओपेक का सदस्य नहीं है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। याद रखिएगा, वियना राजधानी है मेरे प्यारे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ होती है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ होती है? तो बोलेंगे सर उनका राजधानी होती है वियना। कहाँ पे होती है? वियना। ठीक है, तो आपका ओपेक का सदस्य कौन हो जाएगी? ऑप्शन नंबर नहीं है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सर अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में छपेगी, कौन व्यापार संघ समाहित करता है? तो समाहित करता है किसको? तो बोलेंगे पूर्वी यूरोपीय देश को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सर अगला प्रश्न अगर हमारे पेपर में आने की संभावना बनेगी, विश्व के किस देश में होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है? तो बताएंगे सर जर्मनी में। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है? जर्मनी में। तो स्टूडेंट अगर आप लोग क्लास अच्छा लगे ना तो आप लोग लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के लाइक और कमेंट के डिमांड के मुताबिक मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग इसी तरह से ब्लूप्रिंट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए, जहां पे आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। याद रखिएगा सारा का सारा आपका क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग याद रखिएगा, कमेंट करें सर हम लोगों को सब्जेक्टिव भी बताइए कि हमारा 9 अक्टूबर में किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो आप लोग बताएंगे तभी मैं अगला वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, अन्यथा मैं लेकर नहीं आने वाला हूं। ठीक है,
चलिए, भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य है? तो बताएंगे सर सप्ताह का। मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया आप लोगों के सामने कि सप्ताह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। क्या हो जाएगी? तो नेक्स्ट 22 निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो बताएंगे सर ईरान जो है ना वो ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सर अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में पूछा जाएगा कि भारत एक सदस्य है, भारत किसका सदस्य है? मैंने अभी जस्ट बताया था सप्ताह का। क्या हो जाएगी? सप्ताह, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर, अगर हमारे पेपर में अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं फिर से लेकर आया हूं 1 जो दूसरा सेट है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो बोलेंगे सर रेखीय नदी। देखिए इस सड़क है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, बस्तियां सड़क, नदी और नहर के किनारे जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेखीय बस्ती। देखिए इस नदी है, ये मान लेते हैं नहर है, और ये भी एक तरह का क्या है? सड़क है। तो सड़क, ये इस तरह का सड़क आपको किस तरह से दिख रहा है? रेखीय, लीनियर इक्वेशन पे दिख रहा है ना। तो एक दो बस्ती जो है ना दो तरह का होता है, एक लीनियर होता है, एक सर्कुलर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वृत्तीय बस्ती, ठीक है। तो मैं ये भी आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, टेंशन ना ले। तो आपसे पूछा गया नदी या नगर के किनारे बस्ती को हम लोग क्या कहते हैं? तो बोलेंगे सर रेखीय बस्ती। क्या बोलेंगे सर? रेखीय बस्ती। समझ में आ रहा ना जी? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? कोई दिक्कत होगा तो फिर बताएंगे। बस आप लोग मन लगाकर पढ़ें और हमारे झारखंड का नाम रोशन करें, ठीक है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारा झारखंड का एजुकेशन सिस्टम बेटर होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम तभी बेटर हो सकता है जब आप लोग अच्छा खासा पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे चलकर कुछ अच्छा पद हासिल करेंगे, तो आप लोग सुधार सकते हैं शिक्षा व्यवस्था को। क्यों? क्योंकि आप लोग शिक्षित व्यक्ति हो जाएंगे उस समय, है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2, कलाहारी मरुस्थल में कौन सा जनजाति पाई जाती है? ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट याद है 2021 का फाइनल एग्जाम में पूछे गए थे कि कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बोलेंगे सर बुशमैन। क्या हो जाएगी सर? बुशमैन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 3 पे, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो बोलेंगे सर परकिन्नन। याद रखिए क्या होगा? परकिन्नन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी से दबा करके कमेंट करना ना भूले। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो बताएंगे सर वो होगा पल्ली। क्या हो जाएगा सर? पल्ली, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाएगा कि अगला क्वेश्चन है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो मेगा नगर की जनसंख्या मैं बता दूं एग्जैक्ट 40। याद रखिएगा के मतलब आपको पता है? के मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है 1000, ठीक है। 40 के से ज्यादा, याद रखिएगा ज्यादा, लेकिन 50 के से कम, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 40, सॉरी यहाँ पे 40 के नहीं होगा, लाख होगा, सॉरी सर, लाख होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, लाख। 40 लाख से ज्यादा होना चाहिए और 50 लाख से कम होना चाहिए। अगर 40 लाख से ज्यादा हो रहा है और 50 लाख से कम हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेगा नगर। याद रखिए क्या बोलेंगे सर? मेगा नगर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे। 40 लाख से ज्यादा और 50 लाख से कम, याद रखिएगा मैं गलत लिख रहा हूं यहाँ पे, आपका 50 लाख से क्या हो जाएगा? कम अगर हो रही है किसी भी आबादी में तो हम लोग बोलेंगे उसको मेगा नगर। क्या बोलेंगे सर? मेगा नगर। अगला प्रश्न आपके आने की संभावना है कि एसेन कहाँ है? तो एसेन जर्मनी में है। कहाँ सर? जर्मनी में। ये भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में डिस्कस करवा चुका हूँ। टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड में एग्जाम देना है, बस टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, टेंशन हमारी टीम लेगी आप लोगों के लिए, टेंशन ना ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ सर? बाबा बुदन पहाड़ी जो है वो कर्नाटक में स्थित है। चलिए सर, अगर अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा जाएगा कि वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? तो बताएंगे सर 53। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग मूव करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसी झील के चार ओर बसा गई किसी प्रतिरूप में आएगा? तो बोलेंगे सर उसको हम लोग निहारिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर? निहारिक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए मेहनत करें, रिजल्ट आपके आप अपने सामने आ जाएगी मेरे प्यारे। देखिए आप लोग मेहनत करेंगे ना, आपका रिजल्ट जब आपके बेहतर होगा तो आपके रिजल्ट के कारण आपके मम्मी पापा कितना खुश हो जाएंगे। उनको लगेगा कि नहीं मैंने पूरा साल भर इनके पीछे जो इन्वेस्ट किए हैं, ट्यूशन फी हो, कोचिंग फी हो, स्कूल फी हो, बैग कॉपी कलम जो भी हो, मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैंने सही डायरेक्शन पे खर्च किया है। अगर आप लोग सही मार्क्स नहीं लाएंगे, आप लोग अभी लफांगागिरी कर रहे हैं, तो क्या आपका मम्मी पापा जब रिजल्ट लाएंगे 40%, 50%, 60% खुश होंगे? आपको लग रहा है नहीं खुश हो पाएंगे, इसलिए ना क्योंकि आप सही से मेहनत नहीं किए थे। तो आप चाहते हैं ना कि हमारे मम्मी पापा मेरे वजह से वो खुशी फील करें, मेरे वजह से हमारे घर पे नाम मेरा रोशन हो, मेरा वजह से मेरे गांव का नाम रोशन हो, चाहते हैं ना तो मेहनत करें। मेहनत है जो इंसान के
तकदीर को बदल देता है। इसलिए मेरे प्यारे मेहनत करना ना भूले, मेहनत करेंगे रिजल्ट बेटर होगी, नहीं मेहनत करेंगे रिजल्ट खराब होगी, फिर आगे चलकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए समय को आप लोग जल्दी से आप लोग समझ को समझिए, जो समय है उनको समझिए और अपने राइट डायरेक्शन की ओर आप लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? मैंने आपको बताया था ना सीढ़ीनुमा। पर्वतीय बस्तियां मतलब समझ गए, ये भी हमने आपको क्लास में जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से डिस्कस किए थे ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था ना, इस तरह से भी बस्तियां होती है जो सीढ़ीनुमा होती है। देखिए यहाँ पे भी बस्तियां होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सीढ़ीनुमा बोलते हैं। मैं ना ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। इस तरह के बस्तियों को हम लोग बोलते हैं सीढ़ीनुमा, ठीक है। चलिए इस तरह अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, नदियों के डेल्टा भागों में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? तो बोलेंगे सर पंखा। क्या हो जाएगी? पंखा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आने की संभावना होगी, टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अधिवास कहलाता है? तो हम लोग बोलते हैं इग्लू। हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। इग्लू क्यों नहीं पिघलता है? आप आपके घर पे कोई क्लास 6 में होगा तो उनसे पूछेगा, क्लास 5 या क्लास 6 में उनको पूछेगा कि इग्लू क्यों नहीं पिघलता है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताएगा। इग्लू जो होता है ना, वो बर्फीली जगह पर एक हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, ढाकू बोल सकते हैं खोटा भाषा में, ढाकू की तरह होता है और पूरा का पूरा बर्फ से बना हुआ रहता है और 6 महीना तक व्यक्ति वहां से नहीं निकल पाता है। इतना ठंडी जगह है वहां पे इग्लू तभी बन पाता है और पूरा का पूरा ये बर्फ बनता है। देखिए कैसे बनता है ये भी मैं बता दूं, याद रखिएगा, मुझे तो डायग्राम बनाना नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं बना दूं, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। तो ये जो है इग्लू है और यहाँ पे एक प्रवेश द्वार होती है जिससे व्यक्ति अंदर जाते हैं और ये पूरा का पूरा ये बर्फ से ढका हुआ रहता है। पूरा जब बर्फ से ढका हुआ रहता है ना तो फिर इंसान यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाएगा, निम्न में से किस प्रदेश में परलेखित प्राचीनतम नगर बस्ती रहती है? तो बोलेंगे सर सिंधु घाटी में। आपको बताया था ना सिंधु घाटी इस दुनिया का सबसे प्राचीन नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सर आते हैं 14, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थी? तो बताएंगे सर, इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा 42। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कितने जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहते हैं? तो बोलेंगे सर 5000 से, याद रखिएगा, कम, 5000 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कितना से अधिक होना चाहिए तो बोलेंगे सर कम से कम 3000 होना चाहिए। याद रखिएगा 3000 की होना चाहिए। 3000 से अगर अधिक होगी तभी आपका क्या होगा, ग्रामीण बस्ती कहलाएगा, अन्यथा वो नहीं कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बस्तियों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो बस्तियों को 2 प्रकार में बांटा गया था। मैंने आपको बताया था ना, एक आपका लीनियर इक्वेशन पे होगा और एक आपका सीढ़ीनुमा होगा, सॉरी आपका एक होगा लीनियर इक्वेशन में समांतर में होगी और एक आपका वृत्तीय सर्कुलर होगी वृत्तीय। तो 2 प्रकार में डिवाइड किया गया, प्रकार 1 और टाइप 2। याद रखिएगा 2 तरह का हम लोगों को बस्ती मिलती है। एक सीढ़ीनुमा, जो हम लोग सीढ़ीनुमा तो पहाड़ी क्षेत्र में हो गया, वो नहीं आपसे पूछ रहा है। बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो बोलेंगे सर एक स्कॉलर टाइप का होता है और ये एक जो होती है वो एक लीनियर टाइप का होता है, समांतर, जो हम लोग खास करके समांतर एरिया में रहते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह अगला प्रश्न पे अगर आप पूछा जाएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो अगर चाहते हैं तो मैं वेट करता हूँ आप लोगों का कमेंट का। जल्दी से आप लोग कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जनजाति इनमें से कौन है? तो बताएंगे सर याकूत। क्या हो जाएगी? याकूत। ये सब मैंने क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। और आप में से कोई से स्टूडेंट जो अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए तो प्ले स्टोर में जाएं और सर्च करें मेरे प्यारे। क्या सर्च करना है सर? मिसाइल क्लासेस। सर्च करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको आर्ट्स का एक फाउंडेशन कोर्स नजर आएगा जिनका फी मिलेगी आपको ओनली फॉर, याद रखिए कितना रुपया? ओनली फॉर आपको मिलेगा 399 रुपीज में। आप आर्ट्स की ऑल सब्जेक्ट का हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जहां पे आपका थ्योरी लेक्चर होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, प्रीवियस क्वेश्चन होगा, एग्जाम 2024 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी वो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे। तो देर ना करें, 399 रुपया बहुत ही कम है, जहां पे आपको पूरा साल भर स्टडी कराया जाएगा। एक बार पे करना है, पूरा साल भर आपको फ्री में स्टडी करना है। और कोई भी दिक्कतें होगी तो नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं व्हाट्सएप पे। निम्नलिखित महत्वपूर्ण नगरों में से कौन सा पूर्णतः पर्वतीय घाटी स्थलकृत पर स्थित है? तो बताएंगे सर मॉस्को। क्या हो जाएगी सर? मॉस्को। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, संघ आदिवासियों को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से पुकारा है, गलत जोड़ा बताइए। तो बताएंगे सर सघन बस्ती को हटिंग। याद रखिए क्या होगी? ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे प्यारे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, मुझे पूरा याद है 2011 में पूछा गया था और अभी तक ये नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी तरह से आपको वेस्टिज बस्ती को किसने इंडिकेट किया था? फिंच एवं ट्रिवार्थ ने।
पूजित वस्तु को ब्लास ने और सेकेंडरी वस्तु को बुनास ने, लेकिन सघन वस्तु को हार्टिंग ने नहीं किया था। यही आपसे पूछे गए थे, ठीक है, गलत जोड़ा आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा सर थोड़ा सा मैं बताइए ना कि फॉर्म गृह समयता कहाँ नहीं पाया जाता है, तो कूद के बताना है भारत में। कहाँ पे बताना है? कूद के बताना है भारत में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और आप सोचते होंगे फॉर्म गृह क्या है। अगर इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को ज्वाइन करें, वहां पे मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पिक्चर के साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड किया हूँ। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार व्यवसाय की प्रधानता रहती है, तो बोलेंगे सर व्यापार। क्या हो जाएगी? व्यापार। वहां पे तो उद्योग वगैरह नहीं लगा सकते हम लोग। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है, तो बताएंगे सर वो नागपुर एक पठारी एरिया है। क्या है सर? नागपुर जो है एक पठारी एरिया है। अगला क्वेश्चन है कि भिलाई, एक क्वेश्चन लिख के रख ले, सच कह रहा प्यारे 2024 में आपको सबसे पहला आपके पेपर में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भिलाई नगर किस वर्ग का है, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा औद्योगिक नगर है। कहाँ पे भिलाई है, तो उड़ीसा में। याद रखिए कहाँ पे है? उड़ीसा। ये भी आप लोगों को याद रखना है, कई बार पूछा जाता है भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो बोलेंगे सर उड़ीसा में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? झारखंड में। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसी तरह से आपको ये याद रखना है, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं, तो बताएंगे सर 7। कितने प्रकार के हैं? 7। तो शॉर्ट स्टोरी यहाँ पे मैंने आप लोगों को लगभग 50 क्वेश्चन करवाने की कोशिश किया हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट वीडियो भी हम लोगों को प्रोवाइड करें, तो मैं वेट करता हूँ आप लोगों का कमेंट सेक्शन का। आप लोग जल्दी से कमेंट करें और बताएं सर आप लोगों को किस तरह और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव बताऊं या ऑब्जेक्टिव दोनों आ गया तो आप दोनों चाहते हैं, इसके लिए आप लोग दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बोले। मिलते हैं नया वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।